हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ उत्तराखंड या फिर जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुने। जो भी नोट्स हैं वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर ज्वाइन होके आप पा सकते हैं। ठीक है, तो 8 टाइप्स में उत्तराखंड का फिजियोग्राफिक डिवीजन हो रखा है। ठीक है, और वो 8 टाइप्स कौन कौन से हैं? प्लेन्स ऑफ गंगा, तराई बेल्ट, भाबर रीजन, शिवालिक रीजन, सॉरी शिवालिक हिमालयस, इट इज अ पार्ट ऑफ हिमालय। इसको और भी बोलते हैं आउटर हिमालय भी बोलते हैं शिवालिक हिल्स को। ठीक है, शिवालिक रेंजेस को। दून्स, इसको दून्स भी लिखते हैं। मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय को हम लोअर हिमालय या लेसर हिमालय या हिमाचल भी बोलते हैं। ठीक है, हिमाचल एक स्टेट है, वो अलग बात है, लेकिन मिडिल हिमालय को भी हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। और ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। और ट्रांस हिमालय। तो ये हिमालय, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ? शिवालिक, मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ? जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, कोलाइड हुई, और बीच में टेथिस सी था, जो कि टेथिस सी एक शैलो विथ लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट, ऐसा सी था। और ये सी जब स्क्वीज हुआ, ये सेडिमेंट जब स्क्वीज हुआ इन दोनों के कोलिजन की वजह से, इन दो प्लेट्स की कोलिजन की वजह से, तो हिमालयन फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये डिटेल में पढ़ाना होगा तो ये अलग एक ज्योग्राफी का कंप्लीट एक अलग हिस्सा है। अभी हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 स्टेजेस में ये हुआ। तो 3 स्टेजेस में हिमालय बने। ग्रेटर हिमालय जो सबसे बड़े हैं, सबसे हाइट में ऊंचे भी हैं, और मिडिल हिमालय जो हाइट में थोड़े कम ऊंचे हैं, और शिवालिक हिल्स। ठीक है, ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय के बाद नॉर्थन साइड में जो भी हिमालयस पड़ते हैं उनको हम ट्रांस हिमालयस बोलते हैं। उसके अलावा तराई भाबर, ये क्या है ये हम थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं प्लेन्स ऑफ गंगा, जिसके 2 पार्ट होते हैं, खादर और बांगर। ठीक है, और तराई और भाबर, ये चारों चीज क्या है? तो जब भी कोई नदी पहाड़ों से जब नीचे मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, तो क्या करती है? पहाड़ों में क्या होता है, उनकी जो वेलोसिटी होती है, स्लोप ज्यादा होने की वजह से, स्लोप ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है, उनके पास जो ट्रांसपोर्टेशन पावर होती है टू टू कैरी विथ इटसेल्फ एनी लोड, जो लोड ले जाने की पावर होती है वो ज्यादा होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी रॉक्स वगैरह है, पहाड़ वगैरह, उनको तोड़ के अपने साथ वो आगे ले जाने लगती है। और जैसे ही थोड़े से मैदानी इलाकों में आती है, वो सारे बड़े बड़े रॉक्स या स्टोन्स या बोल्डर्स वो यहाँ लाके डिपॉजिट कर देती है जैसी मैदानी इलाके में एंटर करती है। तो सबसे पहले सबसे बड़े बड़े बोल्डर्स को वो डिपॉजिट करती है, बड़े बड़े लोड्स को। ठीक है, तो इस एरिया में जहां पर ये बड़े बड़े बोल्डर्स डिपॉजिट होते हैं, उसको बोलते हैं भाबर रीजन। क्या बोलते हैं? भाबर रीजन। और उसके आगे वाले रीजन को बोलते हैं तराई रीजन। तराई रीजन में क्या होता है, जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, छोटी छोटी नदी जिसे बोलते हैं, बहुत छोटी नदियां, नहरें जिसे बोलते हैं, वो क्या होती है, वो भाबर रीजन में लुप्त हो जाती है, और फिर तराई रीजन में वापस एमर्ज होने लगती है, दिखने लगती है। और इसीलिए तराई रीजन बहुत ज्यादा दलदली होता है, बहुत ज्यादा स्वैम्पी एरिया होता है। ठीक है, और यहाँ पर
पाताल तोड़ कुएं, जिसको हम आर्टिजन वेल भी बोलते हैं, वो मिलते हैं। आर्टिजन वेल मतलब बिना किसी मोटर की मदद से पानी स्वतः ही जमीन से ऊपर आने लगता है। ठीक है, ये होता है तराई रीजन। और भाबर, अब बांगड़ और खादर क्या है? मान लो ये रिवर वैली है, यहाँ पर नदी बह रही है, और जब भी फ्लड आती है, हर साल पानी जब बढ़ता है तो इस वाले एरिया में फ्लड कर देती है, बाढ़ आ जाता है। और जैसे ही पानी कम होता है, वापस ये स्वतः यहाँ बहने लगती है। तो बार बार यहाँ की जो मिट्टी है, इस आसपास के इलाके की मिट्टी बार बार बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, नई बनती रहती है। तो इस तरह के एरिया को बोलते हैं खादर। और क्योंकि यहाँ बार बार नई मिट्टी आती रहती है, तो उसको बोलते हैं न्यू अलुवियम। क्योंकि कोई भी रिवर जो मिट्टी डिपॉजिट करती है, उसको अलुवियल सॉइल बोलते हैं, अलुवियल सॉइल। तो रिवर अगर कोई पहाड़ों से तोड़ के कोई मिट्टी आगे आके कहीं डिपॉजिट कर रही है, तो इस तरह की मिट्टी को बोलते हैं अलुवियल सॉइल। तो यहाँ पर क्या बनता है, हमेशा न्यू अलुवियम बनता है खादर में। और जहां बहुत पहले किसी जमाने में रिवर ने डिपॉजिट किया होता है अलुवियम, अलुवियल, और बार बार वहां पर बाढ़ नहीं आ रही है, तो उसको बोलते हैं ओल्ड अलुवियम, ओल्ड अलुवियम। ठीक है, और इस ओल्ड अलुवियम को क्या बोलते हैं, बांगड़। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही समझिए। तो आपको समझ में आ गया होगा चारों के बीच में डिफरेंस। अब दून्स क्या होता है, दून्स भी एक बार देख लेते हैं। दून्स कैसे फॉर्मेशन होता है? मान लो ये मिडिल हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से नदी उतर रही है और नदी बह रही है। अब दोबारा ओरोजन हुई, थर्ड स्टेज आया, शिवालिक हिल्स बनने शुरू हुए। और जब शिवालिक हिल्स बन गए, तो उन्होंने ये जो रिवर बह रही थी, उस रिवर में रोक लगा दी, उसके रेजिस्टेंस पैदा कर दिया। और इस रिवर ने यहाँ पर एक लेक फॉर्मेशन कर दिया, क्योंकि रिवर बह नहीं पा रही है आगे, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है शिवालिक हिल फॉर्मेशन की वजह से। और इस वजह से यहाँ पर लेक फॉर्मेशन हो गई है, रिवर वहीं पर ही रुक गया, रिवर का पानी और बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से लेक फॉर्मेशन हो गई। लेकिन ऊपर पहाड़ों से पानी आता जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो शिवालिक हिल्स है, वो कहीं ना कहीं से टूट के रास्ता दे देगा इस रिवर को, क्योंकि रिवर का पानी बढ़ता जा रहा है और ये शिवालिक हिल्स वो फोर्स सहन नहीं कर पाया और टूट के रिवर को रास्ता दे दिया। और जितना भी लेक का पानी है, वो सारा का सारा बह के बाहर निकल गया। तो ये इस तरीके का जो डिपोजिशन लाई थी रिवर्स, और लेक फॉर्मेशन के तौर पे यहाँ पर डिपॉजिट किया इस एरिया में, बड़े से एरिया में, उसको क्या बोलते हैं, दून्स। जैसे देहरादून एक एग्जांपल है, जो कि भारत का एक सबसे बड़ा दून है। ठीक है, इस तरह से दून फॉर्मेशन होती है। तो चलिए अब हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि कब कब मिडिल हिमालयस और सेंट्रल हिमालयस या फिर ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। तो ओलिगोसीन से इयोसीन, ये वो टाइम, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम देख रहे हैं। ओलिगोसीन से इयोसीन पीरियड में सेंट्रल हिमालय का अपलिफ्टमेंट हुआ, प्लायोसीन से मायोसीन में मिडिल हिमालयस का या लेसर हिमालयस का, और प्लायोसीन से प्लास्टोसीन में आउटर हिमालय या फिर शिवालिक रेंजेस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब हम वो 8 जो टाइप्स देखे थे, ज्योग्राफिकल डिविजन्स देखे थे उत्तराखंड में, वो हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला है प्लेन्स ऑफ गंगा। वो कहां पर है? वो सिर्फ और सिर्फ साउथ हरिद्वार में यहाँ पर मिलता है। और जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिख चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो खेती होती है, वो शुगर केन, वीट और राइस की खेती होती है प्लेन्स ऑफ गंगा में। प्लेन्स ऑफ गंगा जो कि साउथ हरिद्वार में है। खेती किसकी होती है? शुगर केन, वीट और राइस की। गन्ना, चावल और गेहूं का। मैंने बताया ये 2 पार्ट्स में होता है, खादर और बांगड़। बांगड़ ओल्ड अलुवियम होता है और खादर न्यू अलुवियम होता है। और ये एक फर्टाइल क्रॉप होती है, सॉरी, और ये एक फर्टाइल रीजन होता है। प्लेन्स ऑफ गंगा इज वेरी फर्टाइल।
सबको पता है। अब अगला है तराई। तराई कहां से कहां तक होता है? ये नॉर्थ ऑफ, यहां से नॉर्थ ऑफ प्लेन्स ऑफ गंगा और पूरा उधम सिंह नगर, पूरा ये तराई बेल्ट में है। ठीक है। साथ ही साथ साउथ पौड़ी गढ़वाल भी इसी रीजन में आता है। इसकी विड्थ है करीब, अगर हम इसकी विड्थ की बात करें, तराई बेल्ट की विड्थ की, तो ये है 20 से 30 किलोमीटर। कहीं पर 20 किलोमीटर होगा तो मैक्सिमम कहीं पे 30 किलोमीटर होगा। ठीक है। यहाँ पर जो बारिश होती है बहुत ज्यादा होती है और स्वैम्पी एरिया होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। और यहाँ पर कौन सी खेती, किस चीज की खेती होती है? यहाँ पर राइस और शुगर केन की। वीट कम होता है लेकिन राइस और शुगर केन ज्यादा होता है। अगला है भाबर रीजन। भाबर, तो वो भाबर रीजन कहाँ पर पड़ता है? चंपावत से लेके देहरादून तक। ठीक है। लगभग पूरे ही रीजन में ये भाबर भाबर फैला हुआ है। ठीक है। साउथ चंपावत, साउथ नैनीताल, साउथ पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, ये ऋषिकेश वाला एरिया थोड़ा, पूरे एरिया में फैला हुआ है। इसकी विड्थ कितनी है? 10 से 12 किलोमीटर। ये स्केल के हिसाब से नहीं बना रहा हूं मैं, बस आपको दर्शाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। 10 से 12 किलोमीटर है भाबर की विड्थ। यहाँ पर क्या मिलता है? मैंने बताया था, बड़े बड़े बोल्डर्स, कोर्स रॉक, पेबल्स। पेबल्स इतने बड़े बड़े, मतलब थोड़े और बड़े बड़े पत्थर होते हैं। पेबल से बड़े हो तो उनको बोलते हैं बोल्डर्स। ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पाई जाती है। और यहाँ पर जो भी छोटी छोटी स्ट्रीम्स है वो जमीन के अंदर चली जाती हैं और तराई रीजन में वापस इमर्ज हो जाती है। और ये भाबर रीजन बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होता, नॉट अ फर्टाइल एरिया। ठीक है। अगला है शिवालिक रीजन। शिवालिक रीजन कहाँ होता है? शिवालिक रीजन भी लगभग पूरी जगह ही फैला हुआ है। नॉर्थ ऑफ तराई से लेके, भाबर से लेके साउथ देहरादून, थोड़ा बहुत नॉर्थ हरिद्वार में भी है। ठीक है। मिडिल नैनीताल में है, चंपावत में है, साउथ चंपावत में है। ठीक है। पूरी जगह फैला हुआ है। और इसका जो विड्थ है वो वेस्ट उत्तराखंड में, ये वेस्ट वाले एरिया में और ईस्ट वाले एरिया में अलग है। वेस्ट वाले में एरिया में इसका जो विड्थ है वो है करीब 50 किलोमीटर तक, हरिद्वार से लेकर देहरादून तक। और ईस्ट वाले एरिया में इसका जो विड्थ है करीब 10 से 20 किलोमीटर। तो ईस्टर्न साइड में जो शिवालिक हिल्स है वो थोड़े कम वाइड है, और वेस्टर्न साइड में देहरादून वाले एरिया में बहुत ज्यादा वाइड है। इसका मैं अलग से दोबारा बना देता हूँ। ये है। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वेट ज्यादा है, 50 किलोमीटर तक शिवालिक हिल्स की, और यहाँ पर 10 से 20 किलोमीटर है। ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? हाइट है 700 से 1200 मीटर तक की हाइट है। और यहाँ पर क्या क्या वेजिटेशन मिलते हैं, किस तरह के कौन किस के पेड़ मिलते हैं? तो शीशम का पेड़ मिलता है, शीशम, आंवला, साल, टीक। ठीक है। चीड़ के पेड़ भी मिलते हैं और बम्बू भी मिलता है। ठीक है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ड्राई और वार्म होता है, ज्यादा ठंडा भी नहीं होता। रेनफॉल रेनफॉल हमेशा समर्स में होती है बहुत ज्यादा, और रेनफॉल कितनी होती है? 200 से 250 सेंटीमीटर तक एवरेज एनुअल रेनफॉल जो होती है, 200 से 250 सेंटीमीटर तक। ठीक है। यहाँ पर मिनरल्स भी मिलते हैं। मिनरल्स कौन कौन से मिलते हैं? डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ये दो मिनरल्स भी शिवालिक रेंजेस में मिलते हैं। ठीक है। तो आप लिख लीजिए कहीं। अगला है दून रीजन।
मैंने बताया था मिडिल हिमालय और शिवालिक हिल्स के बीच में दून रीजन पड़ता है। कैसे बना था मैंने बताया था। वेस्ट में इसको दून्स बोलते हैं और ईस्ट में इसको द्वार्स बोलते हैं। तो उत्तराखंड में कौन कौन से दून्स हैं? एक तो देहरादून, कोठारी और चोखम दून, ये पौड़ी में है। कोठारी और चोखम दून ये पौड़ी में है। कोटा दून नैनीताल में है। उसके अलावा पचवा दून है, पूर्वी दून है, चंडी दून है और हरकी दून है। ठीक है, पाटली दून और कोटा दून नैनीताल में है। कोठारी दून और चौखम दून पौड़ी में है और देहरादून देहरादून में ही है। यहाँ पर इस दून रीजन में जो देहरादून में कौन सी दो नदियां निकलती हैं? एक तो आसन रिवर और सुसवा रिवर। इन दो रिवर से जो देहरादून का जो सेडिमेंट्स, जो लेकिस्ट्राइन डिपॉजिट जिसे बोलते हैं, जब लेक बनी थी उसका जो डिपोजिशन हुआ था वो किन दो रिवर से हुआ था? आसन रिवर और सुसवा रिवर की वजह से। और ये रीजन बासमती राइस के लिए बहुत फेमस है देहरादून। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, अब छठा है लोअर हिमालय या मिडिल हिमालय। ठीक है, ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? ये बहुत ज्यादा, लगभग पूरे रीजन में ही है। अगर देखा जाए तो पौड़ी गढ़वाल वाले रीजन में, अल्मोड़ा चंपावत के नॉर्थन साइड पर बहुत ज्यादा फैला हुआ है मिडिल हिमालयस। यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो होती है 160 से 200 सेंटीमीटर तक। ये चंपावत, साउथ चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, सब जगह फैला हुआ है। कहीं कहीं पर इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है मिडिल हिमालयस को। जैसे यहाँ पर देववन करके, मसूरी हिल्स, नाग टिब्बा, सुरकंडा टिहरी में है, चंबा के पास। हर जगह इस हिल्स को अलग अलग, इस रेंजेस को अलग अलग नाम से जाना जाता है। देववन, नाग टिब्बा मसूरी के पास, सुरकंडा, सुरकंडा देवी का मंदिर भी है वहां पे, लाल टिब्बा, चंद्रबदनी, दूधातोली। दूधातोली इन तीन जिलों के बीचों बीच बसा हुआ है। मदरांचल, ठीक है, द्रोणागिरी और रानीखेत हिल्स। जब हम पीक्स पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली हम पता करेंगे कहाँ कहाँ पर ये पीक्स है। ठीक है, तो अलग अलग नाम भी हैं। उसके अलावा अगर हम स्लोप की बात करें मिडिल हिमालयस की, तो जो नॉर्थन साइड है, ये वाला नॉर्थन साइड, और ये है सदर्न साइड। तो नॉर्थन साइड में स्लोप उसका जेंटल स्लोप है और सदर्न साइड में स्लोप बहुत स्टीप है। और रिवर्स कौन कौन सी निकलती है मिडिल हिमालय से, ये सब हम डिटेल में भी पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में, लेकिन अभी नाम लिख लीजिए। सरयू रिवर, पश्चिम पश्चिम रामगंगा, नयार रिवर, मंदलदीप वैलीज, ये सब मिडिल हिमालय में पाए जाते हैं। और बहुत सारे लेक्स भी हैं जो सदर्न स्लोप में मिडिल हिमालय के पाए जाते हैं, जैसे नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, सरिया ताल और भीमताल। आगे हम लेक्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे और रिवर्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इस पास हम जियोग्राफिकल डिवीजन देख रहे हैं। ठीक है, और वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर का क्या क्या है, तो यहाँ पर जो, और क्लाइमेट कैसा है यहाँ का? क्लाइमेट होता है टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट होता है। और जो वेजिटेशन होता है वो होता है टेम्परेट एवरग्रीन, कॉनिकल फॉरेस्ट। कॉनिकल मतलब इस तरीके का, और एवरग्रीन मतलब जिस पेड़ के पत्ते एक साथ एक समय में सारे नहीं गिरते, अलग टाइम पे अलग अलग गिरते हैं, एक एक करके गिरते हैं, एक साथ नहीं गिरते। और जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वहां पर एक ही समय में पेड़ के पत्ते गिरते हैं,
जिसको पतझड़ मौसम बोलते हैं। इस एरिया का मिडिल हिमालयस का करीब 45 से 60% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर है। यहाँ पर पेड़ कौन से मिलते हैं? पाइन, फर, देवदार, साल और बांज। ठीक है, बांज है, ओक। और यहाँ पर कुछ ग्रासलैंड्स भी मिलते हैं। वैसे भारत में एक ही चीज की कमी है, वो है ग्रासलैंड की। थोड़े बहुत जो ग्रासलैंड मिलते हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर रीजन में ही मिलते हैं, छोटे छोटे। वो ग्रासलैंड है भी मिडिल हिमालय से पाए जाते हैं, जिनको हम उत्तराखंड में बोलते हैं बुकियाल्स या पयार। ठीक है, वैसे जानकारी के लिए ग्रासलैंड्स को कुल्लू में बोलते हैं, जो कि हिमाचल में एक रीजन है, कच्छ, और कश्मीर में इसको बोलते हैं मर्ग, जैसे गुलमर्ग एक्सेट्रा। ठीक है, उत्तराखंड खंड में क्या बोलते हैं? बुग्याल्स और पयार। यहाँ पर मिडिल हिमालय में जो खेती होती है वो होती है ज्वार की। और इसके अलावा इसकी जो हाइट होती है वो करीब होती है मिडिल हिमालय की 1200 से 4500 मीटर तक, फ्रॉम 1200 टू 4500 मीटर तक की इसकी हाइट होती है। और विड्थ है इसकी 70 से 100 किलोमीटर। तो ये सबसे ज्यादा विड्थ वाइड है। मिडिल हिमालय लगभग सबसे ज्यादा वाइड है। 50 किलोमीटर थी शिवालिक रेंज की, वो भी वेस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में उसकी भी 10 से 20 किलोमीटर थी। तो ज्यादातर उत्तराखंड अगर देखा जाए तो शिवालिक रेंज, सॉरी, मिडिल हिमालय से ही बना हुआ है। अब है सातवां ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय की जो विड्थ है वो है 15 से 30 किलोमीटर। विड्थ मतलब ये चौड़ाई। ठीक है, हाइट है इसकी 4500 से 7817 मीटर। 7817 सबसे हाईएस्ट पीक है, नंदा देवी पीक, उसकी हाइट है ये, जो कि ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ये उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली जिले और बागेश्वर जिले में फैला हुआ है। बना देते हैं बागेश्वर में भी। ठीक है, और यहाँ से बड़ी बड़ी नदियां भागीरथी, अलकनंदा, धौली गंगा, गौरी गंगा, सारी नदियां इसी ग्रेटर हिमालय से निकलती है। और ये भी ग्रेटर हिमालय अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है। और वो सेक्शन है, जैसे पहला सेक्शन है बांदर पूंछ, श्रीकंठ और यमुनोत्री सेक्शन। बांदेर पूंछ, श्रीकंठ और यमुनोत्री सेक्शन। एक है गंगोत्री, केदारनाथ और चौखंबा। गंगोत्री, केदारनाथ और चौखंबा सेक्शन। एक है कामेट, गौरी और माणा सेक्शन, चमोली में है कामेट, गौरी और माणा, ये सारे पीक्स है। एक है नंदा देवी, दूनागिरी, त्रिशूल और नंदकोट, ये सब भी चमोली में है। एक सेक्शन ये है। एक है पंचाचुली, एक है कोटी, शंगटैंग। शंगटैंग, ये 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, डिटेल के लिए आप नोट्स देख सकते हैं मेरे, अभी समझिए। इस रीजन में ग्लेशियर्स को बोला जाता है हिमानिया या फिर बमक। ग्लेशियर्स को क्या बोला जाता है? हिमानिया या फिर बमक। ठीक है,
यहाँ पर भी ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं जिसको हम बुग्याल से पायार बोलते हैं, पहले ही बताया है। फूलों की घाटी यही चमोली में ग्रेटर हिमालय में पाई गई है। और यहाँ पर भी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं जिसको बोलते हैं जैसे फर, चीड़, ठीक है। और ज्यादा ऊंचाई में हमको ग्रासेस मिलते हैं जिसको हम बुग्याल्स बोलते हैं। और उससे ऊपर 12,000 फीट से ऊपर हमको कुछ नहीं मिलता, कोई वेजिटेशन नहीं मिलता। इस ग्रेटर हिमालय में एक ट्राइब रहती है जिसको हम भूटिया ट्राइब बोलते हैं। आखिरी 8th फिजियोग्राफिकल डिवीजन जो है वो है जंस्कार रेंज का, जिसको हम ट्रांस हिमालयन रेंजेस भी बोलते हैं। ये जो जंस्कार रेंज है इसकी जो विड्थ है वो है 20 to 30 किलोमीटर। हाइट है इसकी 2500 से 3600 मीटर तक। और जितने भी पासेस हैं, लिपू लेक पास, माणा पास, नीति पास, वो इसी जंस्कार रेंजेस में ही मिलते हैं, जो कि इंटरनेशनल पासेस है। ओके, तो हमने आज 8 फिजियोग्राफिकल डिवीजन के बारे में पढ़ लिया है। आने वाली क्लासेस में हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। उसके अलावा एक ही क्लास में हम पासेस, पीक्स और लेक्स इनके बारे में पढ़ेंगे। रिवर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है, इसलिए उसके लिए एक अलग से क्लास में पढ़ेंगे। तो इस तरह से ज्योग्राफी आपकी, उत्तराखंड ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।